अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इंतहाई शदीद समंदरी तूफान बिपरजॉय तेजी से पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। सिंध के साहिली इलाकों से तूफान का फासला अब चंद 100 किलोमीटर रह गया है और उसकी शिद्दत भी कम नहीं हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 जून की दोपहर को समुद्री तूफान पाकिस्तान में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान से गुजरेगा। केटी बंदर पर 10 से 12 फीट बुलंद लहरें उठने का खदशा है, जबकि 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मगर कल या परसों से ही कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर खास में तूफानी बारिशें, आंधी और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है और यह सिलसिला 17 जून तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के इन साहिली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान हो सकता है। थरपारकर, बदीन, सजावल और ठट्टा के साहिली इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है, जबकि कराची में तेज तूफानी हवाएं चलने और 100 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने समुद्री तूफान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खदशा जाहिर किया कि तूफान की वजह से कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जो क्लाउड बस्ट जैसी सूरत हाल पैदा करेगी। तूफान का रुख चेंज हो रहा है, कराची को डायरेक्ट हिट तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तूफान के साथ तेज हवाएं और बारिश होगी। जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि वो कह रहे हैं कि तकरीबन आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश यानी 2.5 इंच के करीब बारिश आधे घंटे में होगी। ये एक क्लाउड बर्स्ट वाला सिस्टम होगा। इस मुमकिन आफत से बचने के लिए सूबाई हुकूमत ने तैयारियां और हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। दफ़ा 144 लगाकर साहिल समंदर की तरफ जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। माहीगीरों को 17 जून तक समंदर से दूर रहने की हिदायत की गई है। कराची में सीबी रोड खयाबान इत्तिहाद तक बंद कर दिया गया है। शहर में साइन बोर्ड हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारों, परवाजों और रनवे के हवाले से नई एडवाइजरी जारी कर दी है। तूफान की वजह से हालिया दिनों में कराची में गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई है। इसके अलावा ठट्टा, सजावल और बदीन समेत साहिली पट्टी पर नुकसान से बचने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध और मेट डिपार्टमेंट ने खदशा जाहिर किया है कि ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और दीगर साहिली इलाकों में तेज हवाएं और बारिशें कमजोर और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ठट्टा, सजावल और बदीन का फिजाई दौरा भी किया और मुतल्लिका इदारों ने मुमकिन खतरात और तैयारियों पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी। ताहम खुद वज़ीर आला सिंध का कहना है कि समुद्री तूफान का रुख फिल वक्त भारतीय शहर गुजरात की तरफ है। अगर उसका रुख बदला तो हमारे साहिल से टकरा सकता है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक जिला सजावल में सबसे ज़्यादा खतरा है। सजावल के 3 इलाकों से 53,000 लोगों का इनखिला करना है। समुद्री तूफान की पेशकदमी के हवाले से इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं और इतलात हैं और ये कितना खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सरदार साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल है इस तूफान की शिद्दत के हवाले से, सिंध के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त कराची से 550 किलोमीटर जनूब में मौजूद है और इस वक्त भी उसकी शिद्दत इंतहाई शदीद समुद्री तूफ़ान की उसमें है स्टेज में, यानी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि उसके मरकज़ के आसपास 150 से 170, 190 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और वहाँ पर ज़ाहिर है कि लहरों की ऊंचाई भी 35-40 फीट तक है। अब इसका जो रुख है वो ज़ाहिर है फ़िलहाल नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी आप इन डिग्रीज अगर हम बात करें तो 340, 330, 340 डिग्री ऊपर शुमाल की तरफ आ रहा है। और फिर इम्कान ये है, आगे की प्रेडिक्शन या एक तरह से प्रोजेक्शन ये है कि 14 जून की सुबह के बाद फिर ये अपना रुख चेंज करके शुमाल मशरिक की जानिब हो जाएगा इसका रुख, और फिर 15 तारीख की दोपहर में किसी वक्त इंडिया का जो इलाका है गुजरात, मांडवी उनका एक स्टेशन है और फिर हमारे केटी बंदर के दरमियान किसी जगह से पास होगा ये या उस साइल पे से गुजरेगा। और पाकिस्तान के साहिली इलाकों को क्या मुमकिन खतरात हो सकते हैं इस तूफान के? जी देखिए, चूँकि काफ़ी बड़ा सिस्टम होता है, उसका फैलाव काफ़ी होता है। जिस जगह से भी गुजरे तो ज़ाहिर है 25-30 किलोमीटर तक या 40 किलोमीटर तक तो आई ऑफ स्टॉर्म होती है, तो ज़्यादा डैमेजिंग यही होता है कि वो जिस एरिया से गुजरे, लेकिन उसके बाहर की जो पेरिफेरी होती है ज़ाहिर है उसकी जद में आएगा हमारी जो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट की जो साइली पट्टी है केटी बंदर और उसके साथ जो खारोचान और दूसरी जो मलिका जाती आगे ये जो एरियाज़ हैं, तो हाई इंटेंसिटी विंड्स आपको बहुत वहाँ पर मिल सकती हैं। ज़ाहिर है कि 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से इतनी हवाएं चल सकती हैं वहाँ पर, और फिर ये कि लहरों की ऊंचाई ज़्यादा हो सकती है उस एरिया में, और तीसरा ये कि बारिशें मुसलसल 3-4 दिन तक उसके इन्फ्लुएंस में इम्कान रहता है कि बहुत टोरेंशियल किस्म की रेंज हों, तो ज़ाहिर है वो इनंडेट हो सकता है वो एरिया। समंदर के पानी भी नशेबी इलाकों में अंदर आ सकते हैं। जैसे कराची की हम मिसाल लें तो जो नशेबी इलाके हैं, इब्राहिम हैदरी गोट या मुबारक
विलेज या बाबा बेटशाह, यहाँ पर अगर समंदर की ऊंची लहर आ जाती है तो इस तरह की आबादियाँ वहाँ पर जो केटी बंदर साइड की और मुलिका जो है वहाँ पर समंदर का पानी अंदर आ सकता है। और दूसरा ये कि मुसलसल तेज़ बारिश की वजह से भी ज़ाहिर है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती, रुक जाता है, तो एक तरह से वहाँ सैलाबी कैफियत हो सकती है। और मुमकिन तौर पर बहुत तेज़ बारिशें और तेज़ हवाएं कराची से लेकर ठट्टा, सजावल, बदीन इन एरियाज़ में होंगी। जी, ज़्यादा तो उन एरियाज़ में है, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट, ये जो 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर सिंध के, उनमें ज़्यादा तेज़ हवाएं और तेज़ बारिशें हैं अगले 3-4 दिन। कराची में भी आंधी तो चल सकती है तेज़, लेकिन यहाँ मुसलसल नहीं है, मतलब वक्फे वक्फे से है। ख़ासकर जो पहला होगा ये दिन कह लें आप 14 तारीख को आंधी चल सकती है, उसमें 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अमूमन जब डस्ट स्टॉर्म आता है हीटिंग की वजह से भी किसी एरिया में, पहले भी कराची में हम देख चुके हैं ये, तो 70, 75, 80 किलोमीटर तक हवा की रफ्तार चली जाती है डस्ट स्टॉर्म के नतीजे में भी। तो यहाँ भी बारिश अमूमी तौर पर दरमियाने दर्जे की है, किसी आइसोलेटेड जगह पर हैवी फॉल्स भी हो सकता है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो वेदर सिस्टम होता है इसके साथ ये एसोसिएटेड क्लाउड मास होता है, वो खास से बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है, तो इस तरह से वो पूरे इस एरिया को स्वीप करता हुआ आगे निकलेगा। तो कराची से ऊपर हैदराबाद और सांगड़ और नवाबशाह तक भी कहीं कहीं बारिश इसके इन्फ्लुएंस में हो सकती है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर कहते हैं क्लाउड बस्ट, यानी कि आधे घंटे में बहुत सारी बारिश हो जाना, 60-70 मिलीमीटर बारिश हो जाना, इसके भी इम्कानात हैं। जी, इस सूरत हाल में इम्कान हो सकता है बिल्कुल, खासकर जो वही साउथ ईस्टर्न सिंध की पट्टी है उधर ज़्यादा इम्कान होता है इस तरह के फिनोमेना का। और तो इसमें यही है कि वैसे जो आपका बारिशों का स्पेल होता है ना, उसमें कोई एक तरह से आ जाता है, बीच में ब्रेक आता है और फिर उस तरह से एक तरह से आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन जो साउथ ईस्टर्न सिंध की पट्टी है जो बिल्कुल एक तरह से उसकी इमीडिएट पेरिफेरी में आएगी, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिशों का इसी तरह से मतलब कोई बहुत हैवी स्पेल भी हो सकता है किसी टाइम पे। बहुत शुक्रिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान केटी बंदर से गुजर सकता है, वहाँ पर क्या हालात हैं, किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं, तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। मैं इस वक्त केटी बंदर के साहिल पर मौजूद हूँ। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बाइपर जो है समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र ज़िले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर हमें ग्राउंड पर किसी किस्म की कोई भी जो है यहाँ पर एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। केटी बंदर शहर को 3 अतराफ से समंदरी पानी से बचाने के लिए जो हिफाजती बंद जो है दिया गया है वो इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में है। अगर ये महकमे मौसमियात की पेशन गोई सच साबित हुई तो केटी बंदर शहर जो है वो जो है डूब जाएगा। उससे पहले वहाँ के मकीनों को जो है इनखला किया जाना ज़रूरी है। जो अंदर जज़ायर के अंदर जो मुख्तलिफ जो है समंदरी जज़ायर के ऊपर जो है 2 से 3 हज़ार अफराद जो है इस वक्त भी जो है मौजूद हैं, जिनके इनखला के लिए अब बातें तो की जा रही हैं लेकिन अमली काम नहीं किया जा रहा है। वज़ीर आला की सख्त हिदायत के बाद केटी बंदर शहर के एक प्राइमरी स्कूल के अंदर आर्जी तौर पर एक रिलीफ कैंप का जो है इनकाद कर दिया गया है, लेकिन उसके अंदर भी हमें लोग देखने में नहीं आए। वहाँ 8 से 10 लोग जो है उनको, जिनमें ख्वातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल थे, उनको लाकर जो है बसाया गया है। जबकि जो माहीगीर जिनका ताल्लुक जो है ज़िला बदीन, सुजावल और कराची के अजला से है, उनकी कश्तियाँ भी साहिल पर लाकर जो खड़ी कर दी गई हैं, वो भी सख्त परेशानी से 2-4 नज़र आते हैं। बदीन की सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे एजाज भाई। मैं इस वक्त ज़ेरी सिंध के अहम साइली मरकज़ 0 पॉइंट पर मौजूद हूँ। 2500 से 3000 घरों पर मुश्तमिल यहाँ पे जो है माहीगीरों की बस्ती है। यहाँ से भी लोग अब नकल मकानी कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों, शेजो, डाटसन पर ये जो है अपने बच्चों समेत यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। कच्चे घरों में यहाँ मुकीम थे, अब ये कच्चे घर जो हैं वो खाली हो चुके हैं और लोग अपना बचा कुचा कीमती सामान लेकर यहाँ से महफूज मकामात की जानिब शिफ्ट हो रहे हैं। ज़िली इंतज़ामी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इन माहीगीरों के लिए जो है रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर इनको मुंतकिल किया जा रहा है। पाक रेंजर्स के जवान हैं जो कि इंतजामिया की मदद कर रहे हैं और जो ये मुंतकली में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2500 से 3000 घरों पर मुश्किल एक बस्ती थी, अब यहाँ पे बस्ती के लोग जो हैं अब महफूज मकामात की तरफ आस्ता जा रहे हैं और इनखला का अमल अब जारी है।
सिंध हुकूमत मजीद क्या इकदाम उठा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद। मुर्जा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर अंदरूनी सिंध में जो ठट्टा और सजावल के साहिली इलाके, हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं, जज़ायर पर हज़ारों लोग मौजूद हैं। तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, इस वक्त उनकी इवैक्यूएशन के लिए, इसके अलावा ज़ाहिर इवैक्यूएट करने के बाद उनकी देखभाल के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? शादिब, सिर्फ ठट्टा में नहीं बल्कि ठट्टा, सजावल, बदीन और कराची की जो साहिली पट्टी है जो कि मुतवक्का साइक्लोन से मुतासिर हो सकती है, उसका आज विजिट किया था वज़ीर आला सिंध ने और इवैक्यूएशन प्लान भी बनाया है कि किस तरीके से जो लोग बिल्कुल मुतासिर हो सकते हैं उनको शिफ्ट किया जा सके। लगभग तकरीबन कोई 9-9,500 लोग हैं जो इससे मुतासिर एक्सपेक्टेड है कि वो मुतासिर होंगे और उनको सेफ मकामात के ऊपर मुंतकिल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जा चुका है, मुंतकिल किया जा रहा है। समंदर के इस्तेमाल के लिए मछलियों के हवाले से हमने वो पाबंदी लगा दी है कि अभी फिलहाल वो समंदर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली जो साहिली पट्टी में जाने के रास्ते थे वहाँ को भी उसको भी रेगुलेट किया जा रहा है। 144 को नाफिज कर दिया गया है। अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया है। लकीली चूंकि स्कूल्स की छुट्टियां हो गई हैं तो वो प्रॉब्ली जो अभी तक हमारे फैसला है वो ये कि जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वहाँ पे इन जो अफेक्टेड लोग होंगे उनको मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ पे जो खाना वगैरह के इंतजाम होने की ज़रूरत है उनको भी किया जा रहा है। जो हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया और इंशाल्लाह तमाम इंतजामिया जो है वो ऑन ग्राउंड होगी। कराची के मामलात को कराची डिवीजन के कमिश्नर वो मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मौजूद हैं और हैदराबाद के जो कमिश्नर है, चूँकि ठट्टा, सजावल, बदीन जो है वो हैदराबाद डिवीजन में आता है तो कमिश्नर हैदराबाद को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपना ठट्टा को अपना कैंप बना लेंगे और वो वहाँ पर खुद मौजूद होंगे। जो एडवाइजर रिहैबिलिटेशन है रसूल बख्श चांडियो साहब वो भी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। और ये बताएगा कि कराची में ज़रा अगर तेज़ बारिशों की पेशगोई की जा रही है, हम देख चुके हैं माजी में कि बिल बोर्ड्स का गिरना, उससे नुकसानात होना, लोगों का जख्मी होना, जान से चले जाना, इस किस्म के वाक़यात होते हैं। ये हिफाजती इंतजाम शुरू आपने कर दिए हैं, बिल बोर्ड्स को हटाना, साइन बोर्ड्स वगैरह हटाना? बिल्कुल, इसके हवाले से हिदायत जारी कर दी गई थी कल के रोज की बिलबोर्ड्स को हटा दिया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। मैंने खुद आज शहर का राउंड भी किया था कमिश्नर के साथ और जो बिलबोर्ड है उनको निकालने का प्रोसेस इस वक्त जारी सारी है। तकरीबन कोई 60 से 70% बिलबोर्ड्स को हटा लिया गया है। जो रह गए हैं उनको इंशाल्लाह कल के रोज हटा दिया जाएगा। जो एक्सपेक्टेड बारिश फोर्सी की जा रही है, अभी तक जो हमारे पास नंबर है वो तकरीबन कोई 60 से 70 मिलीमीटर बारिश की बात की जा रही है, बट वो एक बर्स्ट में कह रहे हैं कोई आधे घंटे का टाइम स्पैन होगा जिसमें शायद वो बारिश होगी। 14 और 15 तारीख इसके लिए एक्सपेक्टेड है तो इंशाल्लाह होपफुली कल तक वो तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इंतजाम वो कर लिए जाएंगे और जो भी सिचुएशन होगी इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड होगी। वज़ीर आला सिंध खुद चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं एंड जो भी करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध करेगी। मतलब कराची के मुतादिद इलाकों में ज़ाहिर जो मसला है वो ये कि अगर इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी के खड़ा हो जाना, फिर उससे नुकसानात होना, साइक्लोन होगा तो ज़ाहिर समंदर वैसे ही चढ़ा हुआ होगा। DHA में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जगहों पर खुदाई हुई है तो जो बाकायदा तौर पर पानी का इनखिला हो सके, नालों की सफाई, ये सारे के सारे इकदाम हुए हुए? जी शादिब, नालों की सफाई का जो प्रोसेस है वो KMC करती है और उसके लिए जो फंड जारी करने की ज़रूरत थी वो फंड वज़ीर आला सिंध ने जारी कर दिए थे और सुबह से उसको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। आपने DHA का जिक्र किया, DHA में बिल्कुल एक प्रॉब्लम है। इस वक्त उन्होंने ड्रेन्स बनाने के लिए खुदाई की हुई है। मेरी खुद एडमिनिस्ट्रेटिव DHA से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि शेड्यूल टाइम 30 जून है उनके काम को मुकम्मल होने का। तो ये बारिश अनएक्सपेक्टेड है, कोई फोर्स ही नहीं कर रहा था, तो कोशिश की जाएगी इसको जिस तरीके से भी टैकल कर सकते हैं। जो वाटर बोर्ड की मशीनरी है और जो हमारी DMCs की और KMC के पंप्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर प्लेस कल कर दिया जाएगा ताकि जो पानी है उनको पंप आउट कर सकें। एक और चीज़ शादिब मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज हमारे यहाँ लोग तनकीद करने में बहुत जल्दी करते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ बारिश में अब आएगा वो ये कि समंदर भी चढ़ा हुआ होगा, बिकॉज जो बारिश का पानी है वो इवेंचुअली ड्रेन आउट आप समंदर के जरिए करते हैं। तो जब समंदर भी साइक्लोन की सिचुएशन में चढ़ा हुआ होगा तो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन होगी हमारे लिए और पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो मैक्सिमम रिलीफ शहरियों को दे सकें वो दिया जाए इंशाल्लाह। मतलब यानी अभी शहरियों के लिए अगले 2 से 3 दिन में शहर से, घरों से ना निकलें, घरों में रहें, क्या हिदायत आपकी होंगी? ज़ाहिर काम पर जाना, ये सारी बातें, क्योंकि खौफ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है लोगों में। ये शादिब मैं समझता हूँ गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अच्छी चीज़ ये कि स्कूल्स की, कॉलेजेस की छुट्टियां हो गई हैं,
कुछ स्कूल शायद अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वजीर आला सिंध ने कहा था अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो वहां पे शायद तातील का ऐलान कर दिया जाए। हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पे बहुत ही कोई एडवर्स सिचुएशन होगी तो बिल्कुल ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है कि आम तातील उन दिनों अनाउंस कर दी जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम समझते हैं कि मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ग्राउंड है और जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह वो किया जाएगा। बट मैं शहरियों को सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि हमारे यहाँ एक लोगों का रूटीन है कि जब कोई इस तरह की कैफियत होती है तो लोग समंदर का रुख करते हैं। मैं शहरियों को गुजारिश ये करूंगा कि एक्सपेक्टेड है कोई 25, 30, 35 फीट की वेव अगर आती है तो बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो खुदारा वो साहिल समंदर का रुख ना करें, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले ताकि बआसानी तौर पर गवर्नमेंट जो है वो अपना काम कर सके। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आप साहब इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। गैर ज़रूरी तौर पर शहरी घर से ना निकलें, एहतियात कीजिए, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और हम डेवलपमेंट उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े रहने वाले रहनुमाओं ने माइनस इमरान खान फार्मूला मुस्तरद कर दिया है और वाजे किया है कि इमरान खान को माइनस करने का मतलब पूरी पीटीआई को माइनस करना है। साथ ही इमरान खान ने जहांगीर तरीन की नई बनने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, जिसमें फवाद चौधरी, अली जैदी और इमरान इस्माइल भी शामिल हैं, उसे तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए एक मंसूबे का हिस्सा करार दिया है, मगर साथ इशारा दिया है कि इस जमात के बनने से नून लीग को नुकसान होगा। जबकि दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जैदी की ज्वाइनिंग के बाद अब तक किसी बड़े नाम की शमूलियत नहीं हुई है। परवेज़ खटक, जिनसे मुताल्लिक़ कयास सराइयाँ हो रही थी कि वो जल्द जहांगीर तरीन की जमात में शमूलियत इख्तियार करेंगे, उन्होंने भी अभी तक इसकी तरदीद कर दी है और ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि किसी और सियासी जमात से वाबस्तगी की मेरी कोई नीयत नहीं है और ना ही मैंने जहांगीर तरीन के साथ मुलाकातें की हैं। मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद और मुकम्मल तौर पर झूठी हैं। यानी परवेज़ खटक ने तहरीक इंसाफ की सूबाई सदारत तो छोड़ दी है मगर जहांगीर तरीन की जमात में शमूलियत की तरदीद कर दी है। जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अहम पार्टी ओहदों का ऐलान कर दिया है और जहांगीर तरीन ने ट्वीट करते हुए बताया है कि अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर होंगे, आमिर कियानी उसके सेक्रेटरी जनरल होंगे, ओन चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के साथ साथ जमात और पैटर्न इन चीफ के तर्जुमान होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से अहम ओहदों का ऐलान किया गया मगर इमरान खान ने आज कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सारी पॉलिसी, सारे इदारों का एक एजेंडा है कि इमरान खान को बाहर किया जाए। प्लान तो वाज़े हो गया है कि एक नई पार्टी बन गई, नून लीग पर बड़ा अफसोस हो रहा है, उनकी सीटें तो कम हो जाएंगी। जबकि शामी मुत कुरैशी ने जहांगीर तरीन की जमात को डेड ऑन अराइवल करार दिया है। इसके अलावा कल तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं का इमरान खान की सरबराही में जूम मीटिंग के जरिए इजलास हुआ और इस इजलास में माइनस इमरान खान फार्मूले को मुस्तरद कर दिया गया। रोजनामा द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक 9 मई के वाकयात और हालात के बाद से पीटीआई के पास अपनी बहाली के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं है। पार्टी को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए और सिर्फ इंतजार करो और देखो कि पॉलिसी पर अमल पैरा है। पार्टी के ऐसे रहनुमा जिन्होंने अब तक पार्टी को खैरबाद नहीं कहा, उसकी वजह यह है कि वो रूपोश हैं और समझते हैं कि माइनस इमरान खान का मतलब माइनस पीटीआई होगा। गुज़िश्ता रोज जूम पर होने वाले ऐसे ही काबिल भरोसा रहनुमाओं के इजलास में इमरान खान को बताया गया है कि वो -1 जैसे किसी भी फार्मूले के आगे ना झुकें। खबर के मुताबिक इजलास में शरीक पीटीआई के एक जरिए ने बताया कि वाइस चेयरमैन शामी मुत कुरैशी जूम पर होने वाले इस इजलास के शुरा में शामिल नहीं थे। जब इस जरिए से पूछा गया कि इजलास से कुरैशी साहब गायब क्यों थे तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि इजलास में सिर्फ नजरियाती रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर इमरान खान से कह दिया गया कि भले ही पूरी पार्टी को माइनस कर दिया जाए लेकिन हम माइनस इमरान खान कबूल नहीं करेंगे। अंसार अब्बासी की खबर में मजीद कहा गया कि पीटीआई के अंदर एक और तलब जाग रही है कि पार्टी के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। यही बात हफ्ते को इमरान खान ने यूट्यूब पर अपने खिताब के दौरान भी कही लेकिन पार्टी रहनुमाओं को ऐसा कोई मौका नजर नहीं आ रहा है। खबर के मुताबिक पीटीआई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद से खत्म हो चुके हैं। 9 मई से कबल पार्टी और उसके चेयरमैन ने मुनक़ता होने वाले राब्ते बहाल करने की कई कोशिशें की लेकिन ऐसा ना हो सका। खबर के मुताबिक हफ्ते को इमरान खान ने कहा कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ बातचीत करना चाहते हैं लेकिन अफसोस का इजहार किया कि मुतादिद कोशिशों के बावजूद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। यानी इस वक्त इमरान खान के साथ जो वफादार ग्रुप मौजूद है उन्होंने ये तो वादे कर दिया है कि माइनस इमरान खान किसी सूरत कबूल नहीं होगा, लेकिन वो ये वादे नहीं कर पा रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को आगे कैसे लेकर जाया जाए। और इमरान खान की अब तक इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिशें नाकाम हुई हैं। हफ्ते को इमरान खान ने खिताब के दौरान ये बात तस्लीम की कि मैं इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ से कहता हूँ कि बात करो मगर कोई बातचीत के लिए तैयार नहीं है। जबकि आज जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैदर शराजी ने
इमरान खान से सवाल किया कि नून लीग ने वाजे किया है कि मुज़ाकरात वज़ीर आज़म से होंगे तो आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाते हैं। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि असल ताकत और फैसला साजी तो इस्टेब्लिशमेंट है ना, इन हुक्मरानों के पास कुछ इख्तियार ही नहीं, इनके पास क्या बैठूं। कुछ अर्से पहले तक इमरान खान कह रहे थे कि अपोजिशन का क्या काम है कि वो आर्मी चीफ से मिले, बरतानिया में ऐसा कहाँ होता है, मगर अब वो बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। और जिस ज़माने में ये बयान दे रहे थे उस ज़माने में भी जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, उनसे ऐवान सदर में मुलाकातें कर रहे थे। इमरान खान हुकूमत के साथ बैठने को भी तैयार नहीं है, मगर हैरानकुन तौर पर हुकूमत ने आज कौमी असम्बली में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में तेजी का मुतालबा कर दिया है, जिसके मुताबिक एक जमात और उसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार कर दी, आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए फौजी तनसीबात पर हमले किए। उनके हमलों से रियासती इदारों और मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की ताखीर भी न की जाए। शरपसंदों और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। दुनिया में फौजी तनसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का अख्तियार अफवाज को हासिल होता है। तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिला ताखीर कार्रवाई मुकम्मल करते हुए सजाएं दी जाएं। इस पूरी सूरत पर बात करेंगे सीनियर साहब तज़किया हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, अब इस पार्टी में जो पैटर्न चीफ के भी तर्जुमान है और पार्टी के भी ओन चौधरी साहब वो वजीर आजम के ऐसे पीएम हैं, जो पार्टी के सदर हैं अलीम खान साहब वो नवाज शरीफ साहब से बरतानिया में मिले, मगर इमरान खान साहब आज कह रहे हैं कि इसका नुकसान होना है नून लीग को, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। मतलब क्या कोई खिचड़ी पक रही है नून लीग के अंदर भी? जरदारी साहब तो एक्टिव हुए, नून लीग क्या वाकई नहीं समझ पा रही है कि होने क्या जा रहा है, या पीपल्स पार्टी को भी नहीं समझ में आ रही है कि होने क्या जा रहा है? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि क्या होने जा रहा है। ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ना, इसमें जो ज्यादातर लोग हैं वो पहले से ही मुस्लिम लीग नून के साथ कांटेक्ट में थे। कुछ रहनुमाओं का राब्ता नवाज शरीफ साहब से था, कुछ रहनुमाओं का राब्ता जो है वो शहबाज शरीफ साहब से है, और इनमें वो बहुत से लोग हैं जिन्होंने पिछले साल पंजाब असम्बली में शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया था, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, और उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो कौमी असम्बली में भी मौजूद हैं। लेकिन वो क्योंकि ऑपोजिशन, सो कॉल्ड ऑपोजिशन में शामिल हैं, इसलिए वो इस पार्टी में शामिल नहीं हुए। उनमें से भी बहुत से लोग इस पार्टी में चले जाएंगे। तो ये पार्टी जो है ये बिल्कुल भी इमरान खान साहब का एनालिसिस जो है वो गलत है, मैं उससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। ये पार्टी जो है ये दरअसल फैसिलिटेट करेगी मुस्लिम लीग नून को, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये एक्चुअली कम से कम पंजाब की हद तक दोनों मिलकर न सिर्फ तहरीक इंसाफ को बल्कि पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम देंगे। और पीपल्स पार्टी को अभी से पंजाब में टफ टाइम मिलना शुरू हो गया है। जब आसिफ जरदारी साहब कुछ दिन पहले लाहौर में मौजूद थे तो बेहतर है कि वही किसी वक्त बता दें कि लाहौर में बार बार उनके बैनर्स लगाए जाते थे, खुश आमदेद आसिफ अली जरदारी, और रातों रात वो बैनर उतर जाते थे, फिर दोबारा रात को लगाए जाते थे, फिर उतर जाते थे। तो फिर फाइनली फिर पीपल्स पार्टी जो है उसने बाग का जो इलेक्शन है वहां पे फिर मुस्लिम लीग नून को बताया कि भाई हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। तो बहरहाल ये बात तो दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कोएग्जिस्ट करना है, दोनों को मिलकर इलेक्शन लड़ना है। अगर एक दूसरे से लड़ेंगे तो दोनों मारे जाएंगे। और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में कोई सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद हो जाए, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो खुल के बात करते हैं, और मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब भी इस नजरिए के हामी हैं कि पीपल्स पार्टी को साथ लेके चला जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इत्तेफाक नहीं करते उससे, उनका ख्याल है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून से हमें एडजस्टमेंट करने की या इत्तेहाद की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नतीजा जो है वो आपने देख लिया है आजाद कश्मीर में, ये वो एक हल्की सी झलक है। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई है ये दरअसल मुस्लिम लीग नून को तकवीयत देने के लिए बनाई गई है। वो लोग जो कुछ अर्सा पहले तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक ही सिक्के के दो रुख करार देते थे, जैसे कि फवाद चौधरी साहब हैं, और जैसे कि इमरान इस्माइल साहब हैं, जैसे कि अली जैदी साहब हैं, तो ये लोग फिर किस मुंह से जाते और मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करते। तो अब इनको फैसिलिटेट करने के लिए ये एक नई पार्टी बनाई गई है जिसमें कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना उस पार्टी का कोई मंशूर है, ना उस पार्टी का कोई आइन है, लेकिन उसमें जो ओहदे हैं वो बांटना शुरू कर दिए गए हैं। तो ये पार्टी आप देख लीजिएगा कि अगले इलेक्शन में इनकी एडजस्टमेंट और इत्तेहाद होगा मुस्लिम लीग नून के साथ, और अगर पीपल्स पार्टी के साथ इनका मामला तय ना हुआ तो ये पीपल्स पार्टी को पंजाब में बहुत
सख्त टफ टाइम देंगे। तो फिर आबिद मीर साहब, इस बात का कितना इम्कान है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में बहरहाल इलेक्शन से पहले उसके दौरान लड़ाई हो जाएगी? ये जो इस वक्त पूरी केमिस्ट्री है ये चलती नजर नहीं आएगी? सॉरी शाहजेब साहब, आपका सवाल सुन के मेरी हंसी निकल गई। आपने कहा कि इनकी लड़ाई हो जाएगी, क्या मतलब है शाहजेब साहब? लड़ाई हो चुकी है। आप आए ना इस्लामाबाद, मैं आपको मिलवाऊं पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर से और मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर से, तो ऑफ द रिकॉर्ड एक दूसरे को वो सलवाते हैं, सुनाते हैं कि रहे नाम अल्लाह का। देखें, मैं आपको दो मिसालें दे देता हूं। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजम सेठी साहब के मसले पे पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत सीख पाया। पीपल्स पार्टी का एक ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये हमारी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसके वजीर जो है वो मजारी साहब हैं। तो आपने पहले यहाँ पे हमसे पूछे बगैर नजम सेठी साहब को वहां पे उनको नॉमिनेट कर दिया पीसीबी का चेयरमैन। तो कहा गया कि ये 2 महीने का अबूरी सेटअप है, फिर 2 महीने की एक्सटेंशन दे दी। तो ये तो हम नहीं मानते। तो ये अगर आप ये नहीं मानेंगे तो फिर जो आप नादरा में जो चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को हटाना चाहते हैं, फिर हम उसकी मुखालफत करेंगे। तो अब इनका ये मसला चल रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला ने खुद फोन करके तारिक मलिक को कहा कि आप इस्तीफा दे दें चेयरमैन नादरा की पोस्ट से। वो पहले पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर वापस आए, फिर जरदारी साहब से रब्ता किया, फिर जरदारी साहब ने राना सनाउल्लाह को फोन किया कि प्लीज आप इनको गिरफ्तार ना करें, तारिक मलिक साहब को। ठीक है, तो तारिक मलिक साहब ने लिया प्रोटेक्शन जरदारी साहब की। दूसरी तरफ नजम सेठी साहब जो हैं वो कोशिश करते हैं आसिफ जरदारी साहब को मिलने की। जरदारी साहब उनसे मिलते नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां पर ज़का अशरफ साहब को लगाया जाए। इसी तरह कुछ फेडरल सेक्रेटरीज हैं और कुछ सूबों में, पंजाब के कुछ अजला में जो है वो पुलिस अफसरान की तैनाती के मसले मसाइल हैं। हर जगह पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई हो रही है और उसकी एक झलक जो है वो मैंने पहले भी बताया, आपने आजाद कश्मीर में देख ली। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इसीलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो कुछ उनके सीनियर रहनुमा हैं उनका एक ख्याल है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और एक दूसरे के साथ मिल मिला के चलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मिल मिला के नहीं चलना चाहते और उनका शायद ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है और अब हर किसी को का ये ज्यादा मारना है तहरीक इंसाफ का जो मालिक गनीमत है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ उन्होंने अपनी कामयाबी को ओवर एस्टिमेट कर लिया क्योंकि तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने तो तबाह नहीं किया, वो तो आपको पता है किसने तबाह किया। तो राना सनाउल्लाह साहब अगर अपनी मूंछों को ताव देके और सीना फुला के ये समझते हैं कि मैंने इमरान खान को ज़ेर कर लिया है, तो राना साहब जो हैं वो 1 साल तक कोशिश करते रहे। 1 साल तक वो आपके और हमारे सामने बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे। वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुए इमरान खान को ज़ेर करने में। इमरान खान को किसने ज़ेर किया ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो काम तो उन्होंने किया है, अब उस सूरत में को कैश कराने की कोशिश कोई और कर रहा है। और इमरान खान साहब ज़ाहिर वो बार बार कह रहे हैं जी मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ राब्ते की, हालांकि वो कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि आर्मी चीफ का क्या काम है कि वो अपोजिशन के रहनुमाओं से मिले, मगर अब तो बाकायदा कह रहे हैं मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे कोई वहाँ से बात नहीं करता है। मगर बॉडी लैंग्वेज उनकी अभी भी कॉन्फिडेंट है या उसका इजहार करते हैं जब भी वो अदालतों में भी पेश होते हैं कि जी आपने और भी लोग लेने हैं मुझसे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए तो ले लें क्योंकि जिसको मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि इमरान खान साहब को अंदाजा नहीं है कितना मुश्किल टाइम उनके लिए आने वाला है, तो जितना आना था वो आ गया। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो तोड़फोड़ करनी थी कर ली, या भी मुश्किल टाइम बाकी है उनका? देखिए, अभी तक इमरान खान साहब बिल्कुल सूरत हाल को सही तरीके से समझने में कामयाब नहीं हुए हैं। अभी भी अगर वो ये कह रहे हैं कि जिसको मैं टिकट दूंगा वो जीतेगा, तो इसका मतलब है कि उनको बिल्कुल सूरत हाल की समझ नहीं आ रही। और इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में कुछ फैसले किए जा चुके हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही। ये जो उनको थोड़ा सा स्पेस मिला है ना, ये स्पेस भी एक वजह है पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई की एक वजह है। पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि ठीक है 9 मई के काबिल मजम्मत वाकयात में जो लोग बराह रास्त मुलव्वस हैं उनके खिलाफ आपने जहां पे भी मुकदमा चलाना है आप चलाएं। लेकिन मेरी खुद बात हुई है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से, वो कहते हैं जी कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा ना चलाएं, किसी सिविल कोर्ट में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में चला लें मुकदमा, हाई कोर्ट में चला लें, लोअर कोर्ट्स में चला लें, उसको आप क्यों हीरो बनाते हैं? लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है नहीं, इस पे भी मुकदमा वहीं पर चलेगा। आज करारदाद भी मंजूर हो गई है। तो ये भी एक वजह है।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो एक आपको कन्फेडरेशन नजर आ रही है ना, तो दीवार के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। अब उसका फायदा उठा रही है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि और भी कुछ ताकतें हैं जो चाहती हैं कि इमरान खान के साथ वो हो जाए कि जो पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी जो बच बचा के चलना चाह रही है, उनके कुछ लीडरों का ख्याल है कि अगर आज मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे खिलाफ इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, कल को हमारे खिलाफ भी चलेंगे। और उनका एक पुराना एक ट्रेडिशनल स्टांस है मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में, तो ये भी एक वजह है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा जब कोई ब्लंडर मारने जा रहे होते हैं ना, तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। और ये तो मैं उनकी आदत जो है 20-25 साल से देख रहा हूं। आप देखें ना, उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पिछले साल कौमी असम्बली डिसॉल्व की, वो बहाल हो गई। फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए। अब उनकी पार्टी कहती है जी खुदा के लिए हमारे इस्तीफे वापस ले लो, हमें वापस जाने दो। फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिसॉल्व कर दी। परवेज लाई रोकते रह गए, खुदा के लिए ना करो। महमूद खान जो है वो मैसेज भिजवाते रहे, ना करो। परवेज लाई साहब को तो मुझे खुद पता है, उन्होंने मिन्नतें की, खान साहब आपको नहीं पता, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये पावर पॉलिटिक्स है, ये कोई इनकलाब की पॉलिटिक्स नहीं है, ये इलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। परवेज लाई साहब को अभी असम्बली नहीं तोड़ी थी, उनको सारा पता था केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसकी कैबिनेट में कौन हो गए, और वो नहीं जाएगा, 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवाएगा। पीट के उन्होंने बताया, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। खान साहब को यकीन था। अब खान साहब जो है, पहले तो वो आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने उसकी अपॉइंटमेंट रोकने की कोशिश की, फिर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में बड़े सख्त से बयानात दे दिए, नाम ले लेके बयानात दिए। अब उनको ये समझ नहीं आ रही, अभी भी वो कहते हैं जी कि मैं आर्मी चीफ से बातचीत कर लूंगा, मैं उनकी मजबूरी हूं, क्योंकि ये लोग जो है ये जरदारी और नवाज शरीफ पे तो ये एतबार नहीं कर सकते। अल्टीमेटली इनको मेरे पास वापस आना पड़ेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है, वो खुद कह चुके हैं कि एजेंसियों में लोग बैठे हुए हैं जो मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो एजेंसियों में अगर कोई लोग बैठे हुए हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इमरान खान साहब के साथ डबल गेम कर रहे हैं, वो उनको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मगर साहब, और इस सब में ये बताइएगा कि जो इंतखाबात हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन द रिकॉर्ड भी अगर हुकूमत के लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमें सूट करता है कि हम अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो, हम अपना वक्त पूरा करके जाएं। मगर फिर भी क़यासराइयां आती रहती हैं कि शायद इंतखाबात ना हो, इंतखाबात होने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में या नहीं होने जा रहे हैं। एक दफा फिर मैं आपको कहूंगा कि ये सारी जो आप सवालात कर रहे हैं ना, इन सवालात के जवाबात देते हुए मैं ऐड करता जा रहा हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो प्रॉब्लम है इस वक्त, उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह ये भी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि भाई ये कौमी असम्बली जो है और 1973 का जो आइन है, ये इसको आप इस्तेमाल ना करें, इसको वायलेट ना करें, आप इलेक्शन जो है ये मुकर्ररा मुद्दत में करवा दें। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है, और वो ग्रुप जो है वो ये चाहता है कि नहीं, इलेक्शन जो है वो 6 महीने के बाद करवाया जाए। और उनको जो है ना, उनका प्रॉब्लम सिर्फ जो है वो इमरान खान है। उनका प्रॉब्लम ना ये आइन है ना कोई और मसला है, उनका मसला सिर्फ इमरान खान है। तो उनकी जिंदगी जो है उनकी जिंदगी की मोहब्बत और नफरत इमरान खान के गिर्द घूम रही है कि बस ये बंदा तबाह हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो आइन अगर उस वायलेट हो रहा है, वो उसकी उनको परवाह नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ एक ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर, तो यकीनन मुझे तो कोई ये कहने में कि जी ये इलेक्शन जो है ये अक्टूबर में नहीं होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, और उसके लिए वो मुर्दमशुमारी का भी मसला है, कोई और भी मसला ले आएंगे। अभी पहले फंड्स का मसला था कि फंड्स नहीं है, अब फंड्स का मसला बजट में हल हो गया है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं होगी अगर इलेक्शन डिले किया गया। ये मत समझें कि इलेक्शन डिले करने से आपको कोई सियासी फायदा होगा। जो आपने इलेक्शन आप अक्टूबर में करवाएं या अगले साल मार्च में करवाएं, जो रिजल्ट है वो तो आपको और मुझे पता है उसका रिजल्ट क्या होगा। तो जब रिजल्ट का ऑलरेडी आपको और मुझे पता है, तो फिर इलेक्शन डिले करने का क्या फायदा भाई? करवा दो इलेक्शन। पहले भी पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल थे, मुतनाज़ा थे, आइंदा इलेक्शन तो बहुत ही मुतनाज़ा होगा। तो उसको आगे डिले करने का क्या फायदा? जो भी करना है आप अक्टूबर में कर लें। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अनसर्टेनिटी है, वो मईशत के हवाले से है। वज़ीर आज़म एक बयान देते हैं, मगर उस बयान में आगे ही जाके दोबारा गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देते हैं। आपके साथ बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टेट बैंक ने आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया है। और अहम बात यह है कि स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई मई में 38% की सतह देखकर पीक कर चुकी है, और अगर कोई अनदेखी डेवलपमेंट्स ना हुई तो महंगाई जून के बाद नीचे आएगी। और जाहिर है
इस सब के लिए एक तरफ बैनुल अक़वामी मार्केट्स में तेल और गैस की कीमतों का नीचे रहना अहम है, जो आज भी तकरीबन 4% से ज़ायद गिरी थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में जाना भी अहम है ताकि रुपया मुस्तहकम रहे और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा ना बढ़े। हुकूमत ने अगले माली साल की बजट तजावीज़ पेश कर दी हैं और इस हवाले से नई क़यासराइयाँ शुरू हो गई हैं कि IMF का इस पर क्या रद्द अमल होगा। IMF प्रोग्राम की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन उसके नवे रिव्यू के मुकम्मल होने के हवाले से गैर यकीनी अब भी बरकरार है। वज़ीर आज़म और हुकूमती मुआशी टीम इस हवाले से मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने आज सेनेट में सहाफ़ियों को बताया कि माहिरीन मईशत बहुत सारे ऑप्शंस पर गौर करते हैं, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी पहली तरजीह यानी IMF प्रोग्राम ही आगे बढ़ेगा। IMF का 9th रिव्यू होगा और हम कभी उम्मीद है हमें होगा। IMF को खुद अंदाज़ा है कि हमने उनके लिए बड़े प्रायर एक्शंस लिए। हम इकोनॉमिस्ट बहुत हमें आदत होती है कि हम सिनेरियोज बनाते हैं। सिनेरियो 1 ये असम्पशंस, सिनेरियो 2 फलाने एग्जम्पशंस। तो ऐसी एनालिसिस तो दुनिया में होती है, कंपल्सरी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स करती हैं, वो हमारे पास है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। हमारी कभी उम्मीद ये है कि हमारा ऑप्शन 1 जो कि IMF का है वही आगे बढ़े। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुसलसल अपने बयानात में पहले अवाम को उम्मीद दिलाते हैं कि इसी माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन साथ ही दूसरे जुमले में अवाम को डराते भी हैं कि अगर IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ तो पाकिस्तानी बहुत मजबूत कौम है। पहले ये बात उन्होंने तुर्किया के खबर रसा इदारे को इंटरव्यू में कही, फिर कल एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने यही बात दोहराई। IMF का मुआहिदा इसी महीने में होगा और IMF के इस मुआहिदे के नतीजे में हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन अगर कोई ताखीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। न्यूज़ मेहताब हैदर साहब मौजूद है। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सब क्या हो रहा है वजारत खजाना में, हुकूमत में मिक्स सिग्नल्स हैं। कभी कहते हैं प्लान बी मौजूद है, फिर कहते हैं नहीं है, कहते हैं IMF का प्रोग्राम होने वाला है, MD IMF से खुद बात की है, सारी शराइत पूरी कर दी हैं, फिर कहते हैं नहीं हुआ तो कौम बड़ी मजबूत है। क्या हो रहा है? देखें, बुनियादी तौर पे सर 3 चीज़ें हैं जो IMF का कंसर्न है। एक तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू है। IMF की असेसमेंट के मुताबिक हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हुई। दूसरा, जो बजटरी नंबर्स हुकूमत ने दिए हैं इस पे IMF अपनी मुख्तलिफ क्लैरिफिकेशंस मांग रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अपना कोई रिस्पांस हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया। और तीसरा, फिर वही मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, उसके अंदर कोई किसी किस्म की डिस्टॉर्शन ना हो। अब 2 जो इश्यूज़ हैं, पहले ये बजटरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। और आप देख लें कि 9वें रिव्यू में यानी 7 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ पहले तो मुज़ाकरात ही नहीं शुरू हो रहे थे, फिर मुज़ाकरात शुरू हुए, मुतअद्दिद इक़दामात हुकूमत ने किए, टफ मेजर्स भी लिए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका। अब ये जो रवां हफ्ता है यही टाइम फ्रेम है कि इसके अंदर अगर कोई बातचीत हो जाए, कोई मुआवजा हो जाए, तो इसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर ने भी आज ICAP का जो बजट का सेमिनार था उसमें कहा कि वी आर स्टिल होपफुल। लेकिन अब जो होप है वो इस वीक के अंदर अंदर अगर पूरी हुई तो हुई, चूँकि उसके बाद आपको पता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद भी कम अज़ कम 10 से 15 दिन तो IMF को चाहिए कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को बोर्ड के अंदर लेकर जा सके। तो ये सिर्फ मसला बजट वक्त के साथ खत्म हो रह गया कि बजट के ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना जुमे को हमें बता रहे थे कि IMF को तो इससे ज़्यादा हमने 6.9% के आसपास भेजा था, उसके बाद हमने नंबर्स को कम किया और 6.5% पर डेफिसिट को लेके आए हैं। यही अब एक कंटेंशन रह गई है। बाकी अगर जो $2 अरब का इंतजाम करना था, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना ज़ाहिर कह रहे थे कि हमने करंट अकाउंट खसारा आपके टारगेट से कम किया है, तो उस पर इत्तफाक हो गया या वो वाले भी मामला अभी तक मौजूद है? अभी तक वो मामलात भी मौजूद है जी। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ। बजटरी नंबर्स पे अब IMF का रिस्पांस देखना बाकी है कि क्या ये बजटरी नंबर सस्टेनेबल हैं या नहीं है। ये जो जिस तरह की एक्सपेंशनरी जो है वो हुकूमत लेकर आई है बजट की चीज़ें, अब IMF का पाकिस्तान के साथ अगर बजटरी फ्रेमवर्क पे एग्रीमेंट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। लेकिन अभी तक IMF की तरफ से चूंकि फॉर्मल रिस्पांस इसके ऊपर नहीं आया, इसलिए अभी ये कहना कबल वक्त है कि इसके बारे में क्या होगा। लेकिन वो तीनों इश्यूज जो आज से 10 या 15 दिन पहले खड़े थे, वो 3 इश्यूज अभी तक वहां पे मौजूद है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के गैप पे एग्रीमेंट नहीं है,
बजट पे एग्रीमेंट नहीं है और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे, आपको याद होगा जब लास्ट टाइम मेरी आपसे हमने बात की थी आपके प्रोग्राम में, तो उस दिन वो जो किया था क्रेडिट कार्ड के ज़रिए इंटरबैंक रेट पे, वो मैं उस टाइम भी ये कह रहा था कि ये सस्टेनेबल नहीं होगा क्योंकि फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। और अभी आपने फिर देखा कि उसके अंदर मूवमेंट दोबारा से शुरू हुई। तो बुनियादी तौर पे वो जब तक सस्टेनेबिलिटी को आईएमएफ इंश्योर नहीं करेगा तब तक ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुश्किल है। इसके साथ साथ ही देखें डार साहब दूसरी बात भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आईएमएफ या ना आईएमएफ, कोई आईएमएफ के बगैर भी हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे अपने बायलैटरल क्रेडिटर्स के साथ। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी मूव है क्योंकि इसके बगैर अगले साल के लिए हमें ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि $23 बिलियन की डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि $25 बिलियन की हैं, लेकिन ये 23 से $25 बिलियन को रोल ओवर के साथ भी मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। और उसके लिए पाकिस्तान को डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो अपने बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं और खासकर चाइना है, चाइना का वो नाम नहीं लेते, उनसे ये हासिल करना पड़ेगा, तो तभी हमें ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। बहुत शुक्रिया मेरा साहब, आपने सुनी आज में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।